अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज दो तीन ख़बरें जनाब जिनके हवाले से तबसरा ज़्यादा है, आज तज्ज़िया ज़्यादा है और ख़बरें कम है। ख़बरें वो हैं शायद जो आप तक पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले तो एक अहम तरीन ख़बर आई है कि चेयरमैन पेम्बरा अबसार आलम साहब ने एक बहुत बड़ी गवाही दी है और एक लेफ्टिनेंट जनरल के ख़िलाफ़ दी है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, हाँ अलबत्ता उनके साथ अब रिटायर्ड लगाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ उन्होंने एक बहुत बड़ी गवाही दी है। देखते हैं कि ये गवाही उन्होंने ज़ाती हवाले से दी है या फिर किसी के कहने पर दी है, इसके मुहर्रकात क्या हैं, इसे हम बहादुरी कह सकते हैं या बुज़दिली कह सकते हैं या फिर किसी की एजेंटी कह सकते हैं। ये क्या मामला है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा जनाब, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए हैं और उसमें आसमान जहांगीर ग्रुप जनाब जीत गया है, हामिद खान ग्रुप को शिकस्त हुई है। इसमें भी देखें कि जो जीतने वाला ग्रुप है वो खुशियां मना रहा है या शर्मिंदा शर्मिंदा सा हो रहा है, क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब अबसार आलम साहब की। अबसार आलम साहब जानते हैं आपके प्रो नून लीग सहाफ़ी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के तकरीबन तर्जमान की हैसियत से वो आमतौर पर काम करते हैं और जब भी जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से दी गई हैं, बड़े बड़े ओहदों पर से उनको नवाजा गया है और वो अब खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि चूंकि हमने जनाब सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून की हिमायत की है तो हमें क्यों ऐसे ओहदों से नहीं नवाजा जाना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है और हमारा हक बनता है कि हमें इन ओहदों पर काम करें। तो मामला ये था कि उन्होंने, आपको याद होगा कि फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि इस हवाले से कोई शख्स भी अपना मौक़िफ़, गवाही, कोई बात, कोई एतराज़, कोई कुछ भी कहना चाहता है तो उसको भरपूर मौका है वो आकर बात कर सकता है। तो ऐसे में जनाब अबसार आलम साहब ने बाकायदा एक आकर जवाब जमा कराया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब फैज़ाबाद धरना जारी था तहरीक लब्बैक का, तो उन दिनों जनाब उनका कहना यह है कि मुझ पर बहैसियत चेयरमैन पेम्बरा बहुत कुछ दबाव डाला गया और ये दबाव डालने वाले उन्होंने कहा जी उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ हमीद साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब थे। अगरचे इसको इस हद तक देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज तक किसी जनरल के खिलाफ, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे हाजिर सर्विस हो, उसके हवाले से इस तरह गवाहियां सामने नहीं आती। लेकिन ये पहली मरतबा है कि एक बाकायदा गवाही इस सामने आई है। ये एक अलग बात है कि ये गवाही उस जनरल के खिलाफ आई है जो रिटायर्ड हो चुका है और 2017 की बात हो रही है जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो अबसार आलम साहब कहते हैं कि जनाब मुझे डायरेक्ट जनरल फैज़ हमीद साहब फ़ोन किया करते थे, मुझ पर दबाव डाला करते थे, मुझे कहते थे कि फ़लाँ चैनल बंद कर दो, फ़लाँ चैनल खोल दो। तो इनका कहना यह है कि मैंने, बड़ी कमाल की बात है ये भी, ये कहते हैं नहीं मैंने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया था और मैंने इनके कहने पर कोई चैनल बंद नहीं किया और कोई खोला भी नहीं। ख़ास तौर पर वो कहते हैं जी कि जियो चैनल के हवाले से हमें हुक्म होता था कि इसको बंद कर दो और एक मरतबा 92 चैनल बंद था तो उस हवाले से जनाब फैज़ हमीद साहब का कहते हैं मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझ पर प्रेशर डाला कि या तो इसको भी चालू कर दें आप या फिर सारे बंद कर दें चैनल, क्योंकि एक के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो जनाब इन्होंने पहली मरतबा जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ इस तरह एक रिटर्न किस्म की गवाही दे दी है और इसको उस वारदात की, उस वाक़े की कड़ी करार दिया जा रहा है जब 18 सितंबर को मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठकर एक टेलीफोनिक और वीडियो लिंक पर खिताब किया था और उसमें उन्होंने नाम लिए थे, उन्होंने 4 नाम लिए थे, 5 नाम लिए थे। जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का था और उनके साथ जो थे वो जनरल फैज़ हमीद साहब थे। उनका कहना यह था कि उनको सजा दिए बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन बाद में मुबैना तौर पर एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर हुआ और वो अपने उस बयानिए से हट गए, ना सिर्फ उस बयानिए से हट गए बल्कि वो जो वोट को इज्जत दो का नैरेटिव था उनका, उनसे भी पीछे हट के अब वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी का रोल अदा कर रहे हैं। वो कहते हैं क्योंकि हमें गारंटी दी गई है, लिख कर दिया गया है, मैं लिख कर देता हूं कि आइंदा मुस्लिम लीग नून जीतेगी और मियां साहब जनाब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। इस पर जनाब अबसार आलम साहब के हवाले से मुख्तलिफ राय का इजहार किया जाता है। वो जिस कदर ताकतवर हैं पूरी दुनिया को पता है, वो किन के इशारों पर काम करते हैं ये भी सबको पता है और ये इशारा जनाब कहना ये है कि ख़ास जगह से आया है जिस पर उन्होंने जनाब ये इस किस्म की गवाही दी है, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर ऐसा मामला था
तो अब क्या वो इस बात का इजाफा करना चाहेंगे कि इस वक्त या बाद में जब जनाब वो जब चेयरमैन पैमरा रहे तो उन पर कोई दबाव नहीं था? क्या पूरी उनकी हिस्ट्री में या पूरी जनाब इस्टेब्लिशमेंट की तारीख में सिर्फ जनरल फैज हमीद साहब ही थे जो सिर्फ दबाव डालते रहे थे और कोई दबाव नहीं डालता, बाकी सारे फरिश्ते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है? तो ऐसा नहीं है। वजह यह है कि अब सहारा आलम साहब के हवाले से जुर्रत नहीं है कि जनाब वो इस किस्म की बात कर सकें। हाँ, अलबत्ता चूंकि जनरल फैज हमीद साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा को इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है, हर एरा गैरा उन पर चूंकि तबर्रा कर रहा है, उन पर जनाब उनकी तज़हीक और तौहीन कर रहा है, तो साहब ज़ाहिर है किसी इशारे पर उन्होंने अब जनाब अपना हिस्सा भी सहारा आलम साहब ने डाल दिया है। वरना इतने बहादुर होते तो उनके बाद में जो जनाब डीजीसी रहे हैं, जो दूसरे अफसर रहे हैं, उनके हवाले से भी वो ज़रूर बात करते। अगली बात करते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। आपको पता है आबिद जुबैरी साहब इसके सदर थे, लेकिन अब इलेक्शन जब हुए तो खिलाफ मामूल आसमा जहांगीर ग्रुप जनाब इसमें कामयाब हो गया है। दो ग्रुप थे, हामिद खान ग्रुप था और दूसरी तरफ आसमा जहांगीर ग्रुप था। हामिद खान ग्रुप को आमतौर पर कहा जाता था कि अब तक चूंकि पीटीआई के वो अहदेदार थे कि यह शायद इस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप है और इस्टेब्लिशमेंट का साथ देती है। दूसरी तरफ जो आसमा जहांगीर का ग्रुप था वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहलाता था। लेकिन कहते हैं ना जी, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, यहां भी आसमान ने रंग बदला है और वो ग्रुप जो सारी जिंदगी आसमा जहांगीर साहिबा सारी जिंदगी एंटी इस्टेब्लिशमेंट रही, वो जमहूरियत की बात करती रही, इंसानी हकूक की वो सबसे बड़ी रहनुमा थी पाकिस्तान में, एशिया में, और उनको एक खास मकाम हासिल था। और आज ये है कि उन्हीं का ग्रुप जनाब मीर क्या सादे हैं बीमार हुए जिनके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। अब यहां तक कि मंसूर अली खान साहब ने भी कह दिया है, उन्होंने कहा जी अगर आसमा जहांगीर साहिबा जिंदा होती और उनको पता चलता कि उनके ग्रुप की यह हालत है तो उन पर क्या बीतती और अब उनकी रूह पर क्या बीत रही होगी। तो ये बात उन्होंने खुद कही है जनाब कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की बाकायदा सपोर्ट हासिल थी, जिसकी वजह से ये आसमा जहांगीर ग्रुप जीत गया और उसके मुकाबले में जो हामिद खान का प्रोफेशनल ग्रुप है वो जनाब हार गया है। हाँ, अलबत्ता सरदार लतीफ़ खोसा के साहबजादे हैं शहबाज खोसा, सरदार शहबाज खोसा साहब, वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी की सीट पर जीत गए हैं। इसके अलावा पंजाब से जो नायब सदर हैं वो भी कामयाब हुए हैं। उन्हें जो ज़्यादा कामयाबी मिली है मतलब वो सिंध से मिली है और बलूचिस्तान से मिली है, केपीके से भी उन्हें कुछ ना कुछ मिली है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये जो वकला होते हैं ये तो बड़े मैच्योर किस्म के लोग होते हैं, ये तो बेहतर फैसले करते हैं, उन पर दबाव भी कम होता है, तो ये ऐसा क्यों है कि ये जनाब इस वक्त हामिद खान ग्रुप जो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको वोट नहीं मिले और इस्टेब्लिशमेंट के ग्रुप को वोट मिले हैं? तो उसका जवाब यह है कि पंजाब से फिर भी हामिद खान ग्रुप ही जीता है, उनके नायब सदर भी उन्हीं के जीते हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी उनके जीते हैं। लेकिन चूंकि इस्टेब्लिशमेंट खुल्लम खुल्ला आ गई थी और वो कह रहे थे जी कि अब हामिद खान ग्रुप को नहीं जीतना चाहिए और जनाब सामने जो आना चाहिए वो आसमा जहांगीर ग्रुप को आना चाहिए। और आसमा जहांगीर ग्रुप को इस वक्त वो कहा जाता है कि उन्हें वो ग्रुप उस ग्रुप में शामिल हैं जिनको जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लाइक माइंडेड जनाब हम ख्याल जनाब ये लोग तसव्वुर होते हैं। तो उन्हें पता है कि उन्होंने जनाब आइंदा चीफ जस्टिस कौन है और इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर तो होता है, सो होता है जब चीफ जस्टिस बैठे हों तो वकला उस साइड पर चल पड़ते हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस पर करनी होती है और बहुत कुछ करने होते हैं, तो लिहाजा ये अचंभे की बात नहीं है। लेकिन फिर भी शहबाज खोसा का जीत जाना मैं समझता हूँ कि सरदार लतीफ़ खोसा के उस नैरेटिव की जीत है जिसके तहत वो इस वक्त एंटी नून लीग जनाब खड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना कर रहे हैं। अगरचे इसको जनाब मंसूर अली खान साहब ने, हमारे वो जो लौंडे लपाड़े वाले सहाफ़ी हैं, उनके मुंह से अक्सर इसके अलावा कोई लफ्ज़ निकलता ही नहीं है और उनकी कोई और पहचान हो ना हो, ये लफ्ज़ जो है उनका वो अक्सर अपने मुखालफिन को कहते रहते हैं। मुखालफिन भी कौन से सिर्फ नून लीग को हिट करना होता है, जायज़ नाजायज़ हिट करना होता है, तो वो करते रहते हैं। तो उन्होंने जनाब कहा है कि बहुत बड़ी शिकस्त हो गई जी, बहुत बड़ी बिग डिफीट हो गई जी, ये हो गया वो हो गया। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि अगर किसी वकील का पेन भी गुम हो जाए ना, पीटीआई के वकील का, तो इन्होंने इतना बड़ा वीलॉग लगाना होता है और पॉल पॉइंट कहते हैं जनाब इतना बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया जनाब। और फिर जब डिटेल पता चलती है तो पता चलता है कि वो जो पीटीआई के वकील थे उनका एक बॉल पॉइंट 10 रुपए का जनाब गुम हो गया।
तो वजह क्या है कि डिमोरलाइज करना इनका मकसद है, ये चाहते हैं कि डिमोरलाइज करते रहें। तो इस वजह से जनाब ये शोर मचा रहे हैं। देखो जी, एस्टेब्लिशमेंट पहले नहीं थी, अब जनाब जो वकला थे यानी सुप्रीम कोर्ट बार थी वो आबिद जुबैरी साहब चले गए, तो नया जो ग्रुप आया है वो भी नून लीग का चला गया और इनके लिए बड़ी परेशानी है। तो खान साहब के लिए तो परेशानियां हैं, बल्कि वो खुद इन परेशानियों का सामना कर रहा है वो, और अपनी मर्जी और अपनी हक से अपनी जनाब इरादतन ऐसा कर रहा है। वो कहते हैं ना कि रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, कर दिया दिल किसी पत्थर के हवाले हमने, हमको मालूम है क्या शय है मोहब्बत लोगों, अपना घर फूंक के देखे हैं उजाले हमने। इस वक्त खान साहब अपना घर फूंक के, अपने घर को जलाकर जनाब इस वक्त मुल्क के लिए और अपने वतन के लिए रोशनी जमा कर रहे हैं, और ये उनकी तारीख में लिखा जाएगा। लिहाजा ये छोटी बातें जनाब कि फलां नुकसान हो गया फलां, वो तो अपने नुकसान को खुद ही अपने गले लगाए हुए हैं। लिहाजा आप उनको कैसे कह सकते हैं कि जनाब उनका नुकसान हो गया, ये हो गया और वो हो गया, ऐसी कोई मामला नहीं है जनाब। अच्छा जी, आखिर में हम बात करते हैं, कोशिश ये होती है कि कम से कम वक्त में आपसे बात कर ली जाए। आखिर में जनाब नैब तरामीम काल अदम करार देने के हवाले से ये मामला जस्टिस काजी फायज ईसा के पास गया था, और उन्होंने नैब तरामीम काल अदम करार देने का जो फैसला है वो काल अदम तो करार नहीं दिया, अलबत्ता नैब की तमाम तहत अदालतों को उन्होंने कह दिया है कि अब कोई फैसले नहीं करेंगे, और ना सिर्फ फैसले नहीं करेंगे बल्कि कोई चोर डाकू चक्का जितना मर्जी लुटेरा है, जो सावधान इनके पास नैब के पास वो केसेस जो करोड़ों रुपए में है, उससे कम के तो है ही नहीं, तो करोड़ों रुपए के डाकुओं को उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, और इनको जमानत भी ये मांगे तो फौरन अदा कर देनी है जनाब। तो इस तरह जनाब मुल्क चल रहा है, और ये शर्मिंदगी का बायस बनेगा साहब, ज़ाहिर है ऐसे फैसले, तारीख तो इसे देख रही है ना जी। इस वक्त किसी को फ़ायदा हो किसी को नफ़ा हो, जिसको नुकसान होना है उसको हो चुका है, वो बंदा जेल में पड़ा हुआ है। इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो इमरान खान को नहीं हो रहा, कौम को हो रहा है, कौम की अखलाकियात को हो रहा है, डेमोक्रेसी को हो रहा है, जमहूरियत को हो रहा है, यहाँ के असूलों को हो रहा है, यहाँ की अखलाकियात को हो रहा है। तो बहरहाल सारे मिलकर लोग नुकसान देने पर तुले हुए हैं। तो देखते हैं जनाब ऊंट किस करवट बैठता है। तो सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।